हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एवरीथिंग विच सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज इट्स एनवायरनमेंट। तो कोई भी चीज़ जो किसी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ होती है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो क्या कहलाएगा? उसका एनवायरनमेंट कहलाएगा। इसका मतलब एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है। वो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उन्हें एबायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एनवायरनमेंट किसका बना होता है? उसके फिजिकल सराउंडिंग से, लिविंग बीइंग से एंड क्लाइमेटिक कंडीशन से। फिजिकल सराउंडिंग मतलब कि जो भी हमारे पास उसके आसपास जैसे कोई बिल्डिंग है या फिर कुछ भी फर्नीचर है, कुछ भी, ठीक है, जो उसके चारों तरफ है वो फिजिकल सराउंडिंग में आएगा। ठीक है। वो लिविंग बींग्स मतलब जानवर, प्लांट्स, एनिमल प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स जो भी उसके चारों तरफ होंगे वो भी, और साथ में जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी जैसे सॉइल, वाटर, एयर, ओके, ये सब भी किस में आता है? हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक। चलिए, the environment includes our physical surrounding like air, water bodies, soil, and all the organisms such as plants, animal, human beings, and microorganism also like bacteria and fungi. ओके, तो ये सभी हमारे पास क्या बनाते हैं? मिलके एनवायरनमेंट बनाते हैं। और साथ ही साथ all these components interact with one another so as to maintain the balance of the environment. तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई कम इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके। और व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड आर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। अब वेस्ट की बात क्यों आई? क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी मतलब हॉट टॉपिक होता है हमेशा, कि जैसे पॉल्यूशन हो रहा है या फिर कुछ भी इंडस्ट्री की वजह से या पेस्टिसाइड्स की वजह से या किसी भी वजह से, ठीक है, तो ये हमेशा डिबेट्स में रहता है कि एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये करना चाहिए। जैसे कि आप सुनते होंगे कि नवंबर या दिसंबर में आके जैसे हमारे यहाँ पॉल्यूशन बढ़ जाता है क्योंकि फार्मर्स इस तरह से पराली, आपने सुना होगा काफ़ी, ठीक है, ये डिबेट रहता है। या फिर मान लीजिए कहीं पे इंडस्ट्री लगी हुई है तो एसिड रेन का इशू रहता है, पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का इशू रहता है। या फिर जैसे सीवेज पानी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं तो वहाँ वाटर पॉल्यूशन का इशू रहता है। ठीक है, तो ये वाटर, एयर, ये सब किस में आ रहे हैं? एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वेस्ट हम एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं तो इसका क्या क्या अफेक्ट होता है, तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहली बात तो वेस्ट होता क्या है? द यूजलेस, लेफ्ट ओवर और डिस्कार्डेड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड वेस्ट सब्सटेंसेस। तो वो सारे सब्सटेंस जो यूजलेस होते हैं, बेकार होते हैं, या बच गए होते हैं, रिमेन्स होते हैं, या फिर कहते हैं ना, यूज़ करके उनको छोड़ दिया जाता है, या जो बच जाता है उसे क्या बोला जाता है? वेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है। और अगर इनका प्रॉपर मैनेजमेंट ना किया जाए तो ये एनवायरमेंटल इनबैलेंस को भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय वेरियस एक्टिविटीज़ लीड्स टू एनवायरमेंटल इम्बैलेंस। ओके। वेस्ट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वेस्ट। ठीक है, कि वेस्ट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, जो फार्म वेस्ट होते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं। लिक्विड भी हो सकता है जैसे केमिकल वेस्ट, या फिर गैसियस स्टेट में भी हो सकता है जैसे चिमनी का स्मोक होता है जो, ठीक है, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर से, कार या व्हीकल से जो पॉल्यूशन निकलता है उसे वो क्या होते हैं? गैसियस स्टेट होते हैं। ओके। अब हमारे पास टॉपिक आता है वाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। पहले बात करता हूँ कि हमने लाइफ प्रोसेस में जो चैप्टर किया हुआ है बायोलॉजी के अंदर, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था कि सलाइवर अमाइलेज होता है, या फिर पैनक्रेटिक अमाइलेज होता है ना, ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। फैट्स में हमने किया था कि लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। उसी तरह से इसका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का हमने पढ़ा था, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, एक होता था लाइपेज जो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ये सारे एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? अलग अलग कंपोनेंट्स को, जैसे फैट को, प्रोटीन को या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं।
लेकिन क्वेश्चन आता है कि एक ही एंजाइम इन सबको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता। कि जैसे मैंने बोला कि अमाइलेज क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो अमाइलेज है वो फैट या प्रोटीन को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता, या फिर ट्रिप्सिन और पैप्सिन क्यों प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, बाकी दोनों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं इसमें, वाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। तो इसका रीज़न ये होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, कि हर एंजाइम का अपना स्पेसिफिक एक्शन होता है, कि हर एंजाइम किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही ब्रेक डाउन कर सकता है। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। और यही कारण होता है कि जो ह्यूमन मेड मटेरियल होता है जैसे कि प्लास्टिक या पॉलीथीन, ये इनके एंजाइम के एक्शन से ब्रेक डाउन नहीं होते, ठीक है। Because of this, many human-made materials like plastics will not be broken down by the action of bacteria or other saprophyte। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, डिकम्पोजर होते हैं जो मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि हम एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी इस तरह से गार्बेज या कुछ भी गेर देते हैं, सीवेज या कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। और डिकम्पोज होने का रीज़न क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर सैप्रोफाइट जैसे कह सकते हैं बैक्टीरिया या फंजाई या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। तो ये जो बैक्टीरिया या सैप्रोफाइट्स होते हैं ये भी अपने एक्शन में क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक या इस तरह से किसी भी गार्बेज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही रीज़न है कि सेम एंजाइम जो होता है वो सभी को हर सब्सटेंस को डाइजेस्ट या फिर कह सकते हैं ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। और यही रीज़न होता है कि हमारे पास कुछ तो सब्सटेंस होते हैं जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिनका ब्रेक डाउन हो जाता है। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, ठीक है, इनका ब्रेक डाउन नहीं होता। तो इन्हीं के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। द सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अभी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या है, जैसे डिकम्पोजिशन, या फिर कह सकते हैं कि एंजाइम्स क्या करते हैं, जब किसी सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करते हैं तो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहलाता है। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनको एंजाइम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल वेस्ट फूड, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई फ्रूट लिया या वेजिटेबल्स, तो उनके छिलके जो हम उतारते हैं, ठीक है, उनको तो नहीं खाते, तो उनको फेंक देते हैं। तो ये जो छिलके होते हैं उनका, तो ये वेस्ट फूड कहलाता है, ओके। डोमेस्टिक सीवेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, पेपर्स, ग्रास, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी किस में आते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में आते हैं, ठीक है। अब आता है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि बायोडिग्रेडेशन मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन क्या कोई अदर मेथड भी है जिससे इनको डिकम्पोज किया जा सके, ओके। तो इसको डिकम्पोज हम इंडस्ट्रियल लेवल पे भी कर सकते हैं कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो वेस्ट को क्या करती है, डिकम्पोज करती है या उसको रीयूज़ करती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जो हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट अब तो काफ़ी कोशिश कर रही है इस चीज़ के लिए कि वो जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स हैं, ठीक है, उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सके, जिससे हमारा जो पॉल्यूशन है, जो वेस्ट पॉल्यूशन है, वो कम हो सके। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी पुट टू ट्रीटमेंट बाय वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स। तो उन प्लांट्स में उनको क्या करा जाता है, रिसाइकल किया जाता है या फिर उसको रीयूज़ किया जाता है या फिर उसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो दोबारा से मार्केट में अवेलेबल हो सके या उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे कैन बी यूज्ड एज मैन्योर और कंपोस्ट टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जैसे एग्जांपल लिया जाए, जैसे आपने बायोगैस प्लांट सुना होगा,
तो बायोगैस प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो जैसे बोला जाता है ना गोबर गैस वहाँ से बनाई जाती है, तो जो एनिमल का वेस्ट होता है, ह्यूमन बीइंग का वेस्ट होता है, उसको उस बायोगैस प्लांट के अंदर क्या करा जाता है, डाला जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है कि बायोगैस प्रोड्यूस करवाई जाती है, और जो हमारे पास वेस्ट बच जाता है गैस प्रोड्यूस करवाने के बाद, उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो विलेज लेवल पे होता है बायोगैस प्लांट। जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये बड़े स्केल पे गैस और फर्टिलाइज़र्स को प्रोड्यूस करती हैं। ओके, अब टॉपिक हमारे पास आता है अफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, कि इन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के अफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला इफेक्ट हमारे पास आता है डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और वेस्ट लीड्स टू फाउल स्मेल, कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सब्जी मंडी में इस तरह से जब सब्जी या कोई फ्रूट सड़ रहा होता है तो वहाँ से क्या आती है, गंदी स्मेल आती है। ठीक है, तो जब भी इनका डिग्रेडेशन होता है या फिर डिकम्पोजिशन होता है वेस्ट का, तो वहाँ से गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे सीवेज का आपने सुना होगा, या जब वेस्ट होता है जो हमारे पास एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, तो उस पर काफ़ी मक्खी मच्छर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जम्स को या बीमारियों को फैलाते हैं। वो तीसरा हमारे पास आता है कि जैसे सीवेज को क्या करते हैं, नदी में या नालों में बहा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है, जिससे वाटर बोर्न डिजीज़ बनते हैं। ठीक है, पानी से बनने वाले जो डिजीज़ होते हैं वो फैलते हैं। ओके, और अब हमारे पास आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो जिनका ब्रेकडाउन हो जाता है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंसेस जिनका ब्रेकडाउन नहीं होता। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, एग्जांपल जैसे प्लास्टिक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल। ठीक है, हैवी मेटल जैसे लेड, एल्यूमिनियम, ये जो कचरा फेंका जाता है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और इनका इफेक्ट क्या होता है कि काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और अगर ये एनवायरनमेंट में इकट्ठे होते जाएं तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। ओके, अब हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो सबसे पहला यही आता है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, कि इनका जो ओरिजिन होता है ये बायोलॉजिकल होता है। बायोलॉजिकल मीन्स कि ये किसी न किसी प्लांट या एनिमल से ही बनते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था जब, तो ये सारे एग्जांपल क्या थे, वेस्ट फूड कहाँ से आया, प्लांट से आया। ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज, इनका ओरिजिन कौन है, एनिमल्स है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब का ओरिजिन लीव्स का, पेपर्स का, ग्रास का, इन सब का ओरिजिन कौन है, प्लांट्स हो गए। उसी तरह से रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इन सब का ओरिजिन क्या है, बायोलॉजिकल है, मतलब लिविंग है। और नॉन बायो डिग्रेडेबल का जो ओरिजिन होता है ये क्या होता है, मैन मेड होता है। मतलब ये जो प्लास्टिक वगैरह बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, ह्यूमन बना रहे हैं, इंडस्ट्री में प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल ओरिजिन होते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। ठीक है, और फिर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था क्या, कि बायो डिग्रेडेबल को ब्रेक डाउन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनका ब्रेक डाउन नहीं होता। उसके बाद एक टॉपिक हमारे पास आता है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, दे डू नॉट शो बायो मैग्निफिकेशन, और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अंडरगो बायो मैग्निफिकेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखना। मान लीजिए किसी किसान ने अपने खेत में पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड को यहाँ पे इस तरह से डाला, और कुछ मच्छरों ने या कीड़ों ने क्या करा, उस पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को खा लिया। अब इससे क्या होगा कि वो मच्छर क्या होंगे, मर जाएंगे। अब मान लीजिए ये 5 मच्छर यहाँ पे इस तरह से इनको खा के मर गए। ठीक है, अच्छा, अब इनको किसने खाया, किसी चूहे ने खा लिया। ठीक है, अब ये जो पेस्टिसाइड था ये क्या था, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब मान लीजिए इन सब के अंदर क्या है, 1 यूनिट क्या है, पेस्टिसाइड है। तो अगर इन 5 मच्छरों को इस रैट ने खाया तो ये पेस्टिसाइड किसके पास आ गया, रैट के पास आ गया। अब इसके पास कितनी यूनिट हो गई, 5 यूनिट हो गई, क्योंकि इसने मच्छरों को खाया। अब ये तो डाइजेस्ट हुए नहीं, पेस्टिसाइड डाइजेस्ट नहीं हुआ ना। हमने क्या बोला, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो एंजाइम्स के ज़रिए डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक है, तो पेस्टिसाइड डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब ये किसके पास आ गया, रैट के पास। अब रैट के पास कितने हैं, 5 यूनिट पेस्टिसाइड है। अब उसी तरह से हो सकता है कि अलग अलग रैट्स हों, उन्होंने भी क्या करा होगा, इंसेक्ट्स को खाया होगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि मेरे पास 5 रैट आ गए, 5 चूहे आ गए। ठीक है, इनको किसने खाया, कैट ने खाया, किसी बिल्ली ने खा लिया।
ठीक है। अब एक रैट के पास कितनी यूनिट पेस्टिसाइड थी? 5। तो 5 चूहों के पास कितने होंगे? 25। ठीक है, तो 25 यूनिट हो गया। तो अब एक बात देखना कि किसान ने तो कहाँ डाला था? खेत में डाला था। पेस्टिसाइड को, इंसेक्टिसाइड को कहाँ डाला था? खेत में। खाया किसने? मच्छरों ने। हर एक मच्छर के पास कितना था? एक था। ठीक है, जब वो इंसेक्ट्स के ज़रिए गया तो इंसेक्ट्स में लेवल कितना था इंसेक्टिसाइड का? 1 यूनिट। लेकिन जब वो अगले लेवल पे गया तो कितना बन गया? 5 यूनिट। फिर अगले लेवल पे गया तो कितना बन गया? 25 यूनिट। अब अगर इस बिल्ली को मान लो कोई कुत्ता खा लेता है, अगर 2-3 बिल्लियाँ भी इसने खा ली, तो अगर 3 बिल्लियों को खाया तो कितना बन गया? 75 बन गया। तो इसका मतलब हर नेक्स्ट लेवल पे ये क्या होता जा रहा है? एक्यूमुलेट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी को क्या बोला जाता है? बायो मैग्निफिकेशन बोला जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल तो क्या है? डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये तो मैग्निफिकेशन नहीं करता, मतलब ये एक्यूमुलेट नहीं होता। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे आप प्लास्टिक वेस्ट होता है, ये डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। तो ये हर लेवल पे, हर नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है? ऐड होता चला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया? दे डू नॉट लीड टू इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, मतलब जो हमारा इकोसिस्टम होता है इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन ये जो वेस्ट होते हैं ये इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, और एग्जाम्पल तो हमने अभी किए ही हैं। तो आप इन सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर की वेटेज इस बार बढ़ गई है क्योंकि हमारे सीबीएसई ने क्या किया है, काफ़ी चैप्टर्स को डिलीट किया है। तो पहले 3 चैप्टर्स को मिला के 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते थे, लेकिन इस बार इस अकेले चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो वेटेज बढ़ गई है, इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है। ठीक है, तो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। ईजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।